भागने और मुसर्रत आमेज चीखों की आवाज़ उभरी। मेरे लिए उसका ये मासूमाना अंदाज अब रोज़मर्रा का मामूल बन चुका था, लिहाजा मैं आराम कुर्सी पर पांव फैलाए सुकून से किताब के मुताले में मसरूफ़ रहा। अचानक धड़ाम से दरवाज़ा खुला और रीटा हाँफती हुई अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा खुशी की शिद्दत से कुंदन हो रहा था। डॉक्टर, आज की कामयाबी के बारे में सुनोगे ना तो हैरान रह जाओगे। हाँ, कोई नई हड्डी मिल गई होगी तुम्हें। इधर लाओ देखूं। ये भी ना तुम्हारी गुज़िश्ता दरियाफ्तों की तरह कदीम ज़माने की बजाय जदीद ज़माने के किसी मुर्दा कुत्ते या गधे के बकाया जात होंगे। नहीं डॉक्टर, आज की दरियाफ्त वाकई काबिल कदर है। उसने थैला ज़मीन पर रखते हुए कहा, किसी अजीबुल खलकत जानवर की खोपड़ी मिल गई होगी तुम्हें। जानवरों के माहिर होना, सावन के अंधे की तरह हर तरफ जानवर ही जानवर दिखाई देते हैं, मगर आपकी दुम तो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। ज़ोके लतीफ़ पर तंज़े लतीफ़ की चोट पड़ी तो एक खनकते हुए कहकहे ने जन्म लिया और पूरे कैंप में फैलता चला गया। बाहर उड़ती हुई रेत सूरज की किरणों में चमक चमक कर हमें देखने लगी। तराबलस से तकरीबन 82 मील दूर लकोदक सहरा में ये कैंप शायकीने आसारे कदीमा की एक टीम ने लगा रखा था। कैंप के चारों तरफ अजीबो गरीब नमूने के ऊंचे ऊंचे टीले बिल्कुल इस तरह बिखरे हुए थे जैसे कोई अफरियत गोभी के फूल उल्टे खड़े कर गया हो। आसारे कदीमा का जुनून भी अजीब होता है। इंसान अपने बच्चों, बरादरी और शहरों की आरामदा जिंदगी छोड़कर सहराओं और पर्वतों की खाक छानता फिरता है, मजदूरों की तरह खुदाई करता है, मुर्दार जानवरों की हड्डियों से प्यार करता है और न जाने क्या क्या पापड़ बेलता है। उस टीम में 10 अफराद शामिल थे, लेकिन सिन्फे नाजुक सिर्फ रीटा ही थी। वो एक अमरीकी यूनिवर्सिटी से फारुगुल तहसील थी और अपने बाकी साथियों की तरह तारीख उसका पसंदीदा मौजू था। मिस्र के फिरौनों के बारे में एक कदीम और नायाब किताब के मुताले के दौरान रीटा को पता चला कि एक शहजादा खामीसे अव्वल के ज़माने में एक दरबारी कनीस के इश्क में मुब्तला हो गया था। कनीस चूँकि बादशाह की मंजूर नज़र भी थी, इसलिए बादशाह ने उसकी शहजादे से मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी। कनीस ने न सिर्फ उस पाबंदी से बगावत की बल्कि खुल्लम खुल्ला भरे दरबार में अपनी मोहब्बत का इकरार भी शहजादे से कर लिया। बादशाह के लिए ये जुर्रत नाकाबिले बर्दाश्त थी। नतीजा ये कि कनीस को खूनख्वार शेरों के आगे जिंदा डलवा दिया गया और शहजादे को ताउम्र जिंदान की सजा हुई। कुछ अरसे बाद शहजादा किसी न किसी तरह जिंदान से भाग निकला और अपने चंद जान निसारों के साथ खामीसे अव्वल की हदूद सल्तनत से जरा बाहर एक बस्ती अल आसिफा में पनागुज़ी हुआ। शहजादा, जिसका नाम नामान था, अपनी खुदादाद सलाहियतों की वजह से चंद ही बरसों में उसका हाकिम बन गया और खामीसे अव्वल से इंतकाम लेने की तैयारियां करने लगा। उसके साथ ही साथ वो इश्क में नाकामी की वजह से रूहानियत की तरफ भी माइल हुआ और बहुत से रूहानी आमिलों से रूहों को हाजिर करने और उनसे मुलाकात का फन सीखता रहा। थोड़े ही अरसे के बाद वो खुद भी रूहानियत के माहिर की हैसियत से पहचाना जाने लगा। रवायात के मुताबिक वो अक्सर अपनी महबूबा से हम कलाम रहता था। फिर उसकी ये मसरूफियत इस कदर बढ़ गई कि वो दूसरे तमाम दरबारी फराइज से बेनियाज होता चला गया। उसकी सेहत तेजी से गिरने लगी, यहाँ तक कि एक रोज वो अपने बिस्तर पर मुर्दा पाया गया। उसकी वसीयत के मुताबिक उसकी लाश को महफूज करके एक मकबरे में दफन कर दिया गया। नामान की वफात के चंद ही रोज बाद एक जबरदस्त जल्जले की वजह से पूरी बस्ती उलट गई और इस तरह उसका नामो निशान सफ़े हस्ती से मिटकर सिर्फ कदीम किताबों तक बाकी रह गया। शायकीने आसारे कदीमा की ये जमात उसी शहजादे का गुमनाम मकबरा दरियाफ्त करने की कोशिश कर रही थी ताकि तारीख की उस गुमशुदा कड़ी को तलाश किया जा सके। बाकी रहा उस कैंप में मेरी मौजूदगी का सवाल, तो अर्ज है कि लीबिया की आज़ादी के बाद इनकलाबी हुकूमत ने हर शोबे ज़िंदगी में तरक्की के प्रोग्रामों पर अमल शुरू किया, तो इल्मुल हैवानात की एक तहकीकी मरकज़ में काम करने के लिए मेरी खिदमत हुकूमत पाकिस्तान से मुस्तआर ली गई थी। आसारे कदीमा की इस टीम ने जब काम का आगाज़ किया तो उन्हें बेशुमार कदीम जानवरों की हड्डियाँ दस्तयाब हुईं। लिहाजा टीम की सहूलत और तहकीकी मरकज़ के लिए मालूमात इकट्ठी करने के मिशन पर मुझे आर्जी तौर पर उस कैंप में तैनात कर दिया गया।
चंद ही दिन की रफाकत में हम खासे बेतकल्लुफ हो चुके थे। जनाब, ये कोई दुमदार चीज नहीं बल्कि शहजादा नामान की तस्वीर है। रीटा ने फख्र से सीना फुलाते हुए कहा। है, घास तो नहीं खा गई? अब मेरे हैरान होने की बारी थी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि कोई टीम इतने लापता आसार को इतनी जल्दी दरियाफ्त कर सकती है। घास तो आपके मरीजों को मुबारक रहे। जरा जिगर थाम के बैठिए और इधर देखिए, उसने अपना थैला खोलते हुए कहा। फिर उसने थैले से एक बोसीदा सी तस्वीर निकाली। ये तकरीबन 1 फुट लंबी और 8 इंच चौड़ी स्याह पत्थर की बारीक सी सिल थी। पत्थर पर किसी नामालूम ज़रो मुरक्कब की एक खासी दबीज तय चढ़ी हुई थी। सुर्ख, सफेद और जर्द रंगों में तस्वीर दरअसल उसी मुरक्कब में खुदी हुई थी, और फिर उन सब से बढ़कर हैरत अंगेज खुद वो नक्श था जो उस अजीबो गरीब मुरक्कब में खुदा हुआ था। ये एक वजी, कवियुल जुस्सा और नौजवान शख्स का नक्श था जो शहजादों का सा लिबास ज़ेबतन किए हुए था। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि उसने अपना बायां बाजू बाएं तरफ हवा में फैला रखा था। बाजू के आखिर में हाथ का रुख जमीन की सिमत था। हाथ न पूरा खुला हुआ था और ना ही बंद। यूं महसूस होता था जैसे साहिबे तस्वीर ने किसी चीज को आहिस्तगी से थाम रखा है, लेकिन दर हकीकत तस्वीर में उसने किसी चीज को भी थाम नहीं रखा था। एक और बात जो मैंने नोट की वो ये थी कि फैला हुआ बाजू एक तो कुछ खम खा के फैला हुआ था, दूसरे बाजू का निचला हिस्सा पूरी लंबाई में गायब था। तकरीबन कोहनी के करीब तो पूरे का पूरा बाजू नजर ही नहीं आ रहा था। हाथ का भी सिर्फ अंगूठा और एक उंगली दिखाई दे रही थी। तस्वीर के नीचे कदीम मिस्री जुबान में 2 हरूफ कंदा थे। हरूफ का महल्ले वकू देखकर अंदाजा होता था कि लिखने वाला उसके आगे कुछ और भी रकम करना चाहता होगा। अजीब अधूरी सी तस्वीर है। ये उसके नीचे क्या लिखा है? मैंने ताज्जुब से कहा। शहजादा नामान, रीटा ने जवाब दिया। शायद तस्वीर का कुछ हिस्सा इतना जमाना बीत जाने के बाद मिट गया है। रीटा ने तस्वीर के खाली हिस्से पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। ऐसा करते हुए उसकी उंगलियों और हथेली पर जर्द निशान बन गया। गालिबन मुरक्कब उतर कर लग गया था। क्या ये मिट्टी की तो मुख्तलिफ तहों में दबी हुई थी? नहीं, मिट्टी एक जैसी थी, बल्कि ये तो बारीक लेकिन बोसीदा मलमल की कम से कम 10 तहों में लिपटी उस गार के बगली ताक में रखी हुई थी जो आज ही दरियाफ्त हुई है। तो फिर तस्वीर के किसी हिस्से का यूं मिट जाना समझ में नहीं आ रहा। मैंने सोचते हुए कहा, तुम्हारे बयान के मुताबिक शहजादा माहिर अमलियात और रूहानियात भी था। क्या ये मुमकिन नहीं कि ये तस्वीर उसके किसी रूहानी अमल की तर्जुमान हो? हाँ, ये ऐन मुमकिन है, बल्कि यकीनन ऐसा ही है। शायद गार की मुकम्मल खुदाई के बाद इस तस्वीर के इसरार खुलकर सामने आए। रीटा कहने लगी। उसके साथ ही खेमे के बाहर से इंसानी आवाजें आने लगीं। कदमों की चाप करीब तर आ रही थी। शायद टीम के बाकी रुकन आ गए हैं। रीटा ने जल्दी से कहा, आप फिलहाल ये तस्वीर अपने पास रखें। मैं नहीं चाहती कि गार की मुकम्मल खुदाई से कबल ही कौमी अजायब घर वाले इसे उड़ा ले जाएं। क्या बाकी लोगों को इसकी दरियाफ्त का इल्म नहीं है रीटा? नहीं, सब लोग मुख्तलिफ जगहों पर बिखर कर निगरानी करते हैं। जिस जगह गार और तस्वीर दरियाफ्त हुई है वहां मेरी निगरानी में काम हो रहा है। मुबारक हो रीटा। यकदम कई आवाजें खेमे में गूंज गईं। सब लोग उसे गार की दरियाफ्त पर मुबारकबाद दे रहे थे। फिर देर तक तारीख, शहजादा नामान और तहजीब की इर्तकाई मनाजिल पर बहस होती रही, लेकिन किसी ने तस्वीर को मौजू नहीं बनाया। वाकई किसी को इस बारे में इल्म नहीं था। जूं जूं दिन गुजरते गए, रीटा की खुशी और जोशो खरोश में इजाफा होता चला गया। वो हर रोज मुझे अपनी ताज़ा कामयाबियों के बारे में बताती, खुदाई के दौरान मिलने वाली एक एक चीज के बारे में माहिराना राय का इजहार करती। और सच तो ये है कि कदीम फिरौनी दौर के बारे में जिस कदर मालूमात उसे हासिल थीं, मेरे ख्याल में खुद इस जमाने में किसी बाखबर से बाखबर शख्स को भी हासिल न होंगी। वो कदीम फिरौनी दौर के रस्म रवाज, मोहब्बतों और नफरतों, शादी ब्याह, मुआशरत और शाही आदाब व अतवार का नक्शा कुछ इस हसीन तरह से खींचती कि गुमा गुजरता कि जैसे ये सब कुछ किसी पिछले जन्म में उसने खुद अपनी आंखों से देखा है। शहजादा नामान की शख्सियत की तो वो गर्विता हो चुकी थी।
روزانہ مجھ سے یہ تصویر نکلوا کر دیکھتی اور اس کی شخصیت اور عشق پرسوز کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتی۔ ایک دن جب وہ کھدائی سے واپس آئی تو بہت زیادہ خوش تھی۔ مسرت اس کے انگ انگ سے نچڑ رہی تھی۔ کہنے لگی، ڈاکٹر کیا سارا دن خیمے میں بیٹھے کتابیں چاٹتے رہتے ہو؟ پتہ ہے آج ہمیں گوہر مقصود مل گیا ہے۔ آج ہم نعمان کی ممی تک پہنچ گئے ہیں۔ ممی کا کچھ حصہ سامنے آ چکا ہے، باقی انشاءاللہ کل تک برآمد کر لیا جائے گا۔ مبارک ہو ریٹا، اس مہم کا سہرا یقیناً تمہارے سر ہوگا، میں نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا۔ دراصل یہ کتاب قدیم مصری زبان ہی کے بارے میں تھی۔ اس میں قدیم مصری حروف اور انہیں عبارت میں پڑھنے کے طریقے اس آسان انداز میں درج تھے کہ مجھ جیسا نابلد شخص بھی چند ہی دنوں میں کچھ نہ کچھ پڑھ لینے کے قابل ہو گیا تھا۔ یہی نہیں ڈاکٹر، یہ دریافت تاریخ دانوں اور آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے ایک دھماکہ ہوگی۔ فرعونی دور کے سربستہ راز اور ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپس میں مربوط ہو جائیں گی اور ہم اس دور کو زیادہ آسانی اور وضاحت سے سمجھنے لگیں گے۔ کل ہماری مہم کا اہم ترین دن ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم بھی میرے ساتھ غار تک چلو گے نا ڈاکٹر؟ اس کی روح کی معصومیت اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ ارے ضرور ضرور، میں نے آج تک کوئی ممی مٹی کی تہوں سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھی۔ تو رہا وعدہ ڈاکٹر؟ اس نے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا، تمہارے ہاتھ پر یہ زرد نشان کیسا ہے؟ میں نے ریٹا سے پوچھا۔ کوئی خاص بات نہیں ڈیئر، اس دن میں نے نعمان کی تصویر پر ہاتھ پھیرا تھا نا، یہ زرد سا مرکب تصویر سے اتر کر ہاتھ پر چپک ہی گیا ہے۔ بہت دفعہ کوشش کر چکی ہوں، اترتا ہی نہیں۔ اب سوچتی ہوں کہ اسے اس مہم کی یادگار کے طور پر ہاتھ پر ہی رہنے دوں۔ خوب، بہت اچھا خیال ہے، میں نے اسے داد دی۔ وہ رات اس کیمپ کی یادگار رات تھی۔ آدھی رات تک رقص و سرور کی محفل جمی رہی۔ مہم کی کامیابی کی خوشی میں تربیہ موسیقی کا سیلاب خیموں میں امٹتا رہا اور اس کی لہروں پر سب رکن رقص کرتے رہے۔ ریٹا کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ وہ تمام ساتھیوں کی باہوں میں جھول جھول کر موسیقی کی لے پر قدیم مصری زبان کا ایک گیت گا رہی تھی۔ جب وہ رقص کے دوران میں شمعدان کے قریب چہرہ جھکاتی تو اس کے چہرے پر عجیب ملکوتی حسن دکھائی دیتا۔ وہ ایک مرتبہ ناچتی ناچتی میرے قریب آئی اور بولی، اٹھو نا ڈاکٹر، تم بھی ناچو نا میرے ساتھ۔ تم تو پچھلے کچھ ہفتوں سے قدیم مصری زبان کا مطالعہ کرتے رہے ہو، کیا تمہیں میرا نغمہ سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں کچھ ریٹا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ یہ ایک عاشق کا اپنی محبوبہ کے فراق کے کرب اور پھر امید وصال کے بارے میں اظہار خیال ہے۔ اچانک موسیقی کی لہریں تیز ہو گئیں، رقص کی رفتار بڑھ گئی۔ آخر ایک نقطے پر پہنچ کر موسیقی تھم گئی اور سب لوگ شب بخیر کہتے ہوئے اپنے اپنے خیموں کو لوٹنے لگے۔ اس طرح یہ محفل برخاست ہوئی۔ اگلی صبح بہت مصروف تھی۔ ٹیم کا ہر شخص بڑے انہماک سے اپنے اپنے کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ کھدائی سے نکلنے والی معمولی چیز کو یوں سنبھالا جا رہا تھا جیسے وہی دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی شے ہے۔ ریٹا کے جنون کا عجب عالم تھا۔ اسے اپنے سر پیر کی شد بدھ نہیں تھی۔ وہ نعمان کی ممی کو انتہائی احتیاط سے گرد و غبار اور مٹی سے پاک کروا رہی تھی، اور ممی تھی بھی تو عجیب۔ نعمان کی لاش کو کچھ اس طرح محفوظ کیا گیا تھا کہ وہ اپنے دونوں بازو سامنے کی طرف پھیلائے ہوئے تھا۔ ایک پاؤں بھی آگے کو اٹھا ہوا تھا جبکہ دوسرا ایک چبوترے پر جمع ہوا تھا۔ دور سے دیکھنے پر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے شہزادہ کسی کے استقبال کو اٹھا ہے اور آگے بڑھ کر مہمان کو سینے سے لگانا چاہتا ہے۔ پوری ممی پر ایک زرد مرکب کی دبیس تہ چڑھی ہوئی تھی جس میں سے کسی جگہ سرخ و سفید لہریں اٹھتی دکھائی دے رہی تھیں۔ ممی کا یہ انداز نہ جانے کیوں مجھے ایک آنکھ نہ بھایا۔ میں نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑتی ہوئی محسوس کی۔ پھر اچانک ریٹا کی طرف دیکھ کر مجھے اپنی بزدلی پر شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ وہ ممی کے پھیلے ہوئے بازوؤں کے درمیان کھڑی ہو کر اس کے سینے پر جمی صدی کی گرد کو جھاڑ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ریٹا کا سر ممی کے فراخ سینے پر ٹکا ہوا ہے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ممی ایک عظیم شور کے ساتھ دھڑام سے زمین پر آ گئی اور اس کے ساتھ ہی ریٹا کی ہولناک چیخ غار کی فضا میں گونج گئی۔
इस अचानक हादसे ने सभी को हवास बाख्ता कर दिया। दूसरे ही लम्हे मैंने खुद को संभाला और दौड़ता हुआ मम्मी के करीब पहुंचा। रीटा अभी तक मम्मी के नीचे दबी करा रही थी। उसने आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें खौफ और दहशत और तकलीफ के बाइस फैली हुई थी। डॉक्टर, मुझे बचाओ डॉक्टर, मेरे हाथ जल रहे हैं, उसने नीम बेहोशी के आलम में कहा। कबल इसके कि मैं कुछ करता, टीम के बाकी अरकान और मजदूर हमारे गिर्द जमा हो चुके थे। हम सब ने मिलकर मम्मी को सीधा किया। रीटा उसके बाजुओं में होने की वजह से उसके सीने पर उलटती चली गई। इस काम के बाद बमुश्किल रीटा को खींचकर बाजुओं के हल्के से बाहर निकाला गया। डॉक्टर, मेरे हाथ, ये आखिरी अल्फाज थे जो उसने ना जाने क्यों कदीम मिस्री जुबान में अदा किए और फिर वो बेहोश हो गई। मैंने उसके हाथों की तरफ देखा। जर्द निशान वाला हिस्सा दहकते हुए अंगारे की तरह सुर्ख था। अचानक मैंने देखा कि मम्मी के सीने पर भी उतना ही बड़ा निशान दहक रहा था। रीटा को फौरन करीबी अस्पताल में पहुंचा दिया गया, जहां वो 2 दिन तक जेरे इलाज रही। उसके सारे बदन पर बड़े बड़े आबले नमूदार हो गए। दूसरे रोज उन आबलों के नीचे का गोश्त गल सड़कर एक अजीब सी बदबू के साथ बदन से उतरने लगा। मैंने बतौर खास उसके मुतासरा हाथ की पट्टी उतरवा कर देखा। जर्द निशान वाले हिस्से का गोश्त सिरे से गायब था और उंगलियों और हथेली की सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही थीं। ऐसा महसूस होता था जैसे वो रीटा की बजाय किसी पुराने मुर्दे का हाथ हो। दूसरी रात अस्पताल में रीटा का इंतकाल हो गया। उसकी लाश एक बंद ताबूत में टीम के हवाले की गई थी। डॉक्टरों ने राजदाराना अंदाज में मुझे बताया कि ये एक अजीबो गरीब और नाकाबिले फहम मर्ज था। मरीजा का सारा गोश्त उसके बदन से अलहदा हो गया था। सिर्फ हड्डियों का पिंजर ताबूत में बंद सपुर्दे खाक किया गया था। रीटा के सोग में खुदाई का काम 3 रोज तक बंद रहा। चौथे रोज गार का फाटक खोलकर जब टीम के अरकान अंदर दाखिल हुए तो एक और हैरान कुन मंजर उनका मुंतजर था। नामान की मम्मी पर चढ़े हुए जर्द मुरक्कब और खुश्क गोश्त की तह ना जाने कहाँ तहलील हो चुकी थी और अब वहां सिर्फ चटकी हुई हड्डियों का एक पिंजर पड़ा हुआ था। मैं इस वाक़े से इस कदर दिल बर्दाश्ता हुआ कि रुखसत लेकर तराबलस के लिए रवाना हो गया ताकि चंद रोज तक शहर में रहकर दिल बहला सकूं। तराबलस के एक होटल में जूं ही मैंने अपना अटैची केस खोला, मुझे रीटा की दी हुई तस्वीर का ख्याल आया। मैंने फौरन एक तौलिए में लिपटी हुई तस्वीर को निकाल कर देखा तो यूं महसूस हुआ जैसे अचानक मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। मेरे ख्याल में अगर मुझे 2500 वोल्ट का करंट भी लग जाता तो बदन में इतनी सनसनी ना दौड़ती जितनी उस तस्वीर को देखकर दौड़ी। तस्वीर में नामान के साथ कदीम मिस्री लिबास पहने एक दोशीज़ा की छवि उभरी हुई थी। नामान का बायां हाथ दोशीज़ा के सर के पीछे से होता हुआ बाएं शाने को गिरफ्त में ले रहा था। उसका अंगूठा और उंगली शाने को थामे हुए थे। छवि निहायत धुंधली थी। हाँ, तस्वीर के नीचे जो 2 अल्फाज थे वो थे शहजादा नामान। अब उन 2 अल्फाज की बजाय ये इबारत लिखी हुई थी,